हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को हम लगा रहे हैं। एडुटेरिया का आज हमारा फोर्थ फुल टेस्ट लग रहा है। आप सभी को पता होगा 3 ऑलरेडी हम जो टेस्ट आ चुके थे उसकी बात हम यहाँ पर कर चुके हैं। पिछली वीडियो जितने भी टेस्ट आपके लग चुके हैं चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उसको जरूर आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के हम चौथे नंबर टेस्ट के पहले क्वेश्चन से, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन आता है कि पुराणों का रचनाकार किसे माना जाता है। भाई पुराणों के रचनाकार हैं और यह किन्हें माने जाते हैं, किसे माना जाता है बात की जा रही है। तो आप कहेंगे पुराणों के रचनाकार को महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब छोटा सा क्वेश्चन है इसके बारे में बात किया है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिसमें सबसे अधिकतम पुराण सरल संस्कृत श्लोक में जो है लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अगर बात की जाए, हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सही विचार की जाए तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो नाम है वह खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का नाम किसमें मिलता है? सबसे पहले खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। करेक्ट बात है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। हूण आक्रमण की जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि स्कंदगुप्त गुप्त शासक जो थे आपके स्कंदगुप्त, इनके भीतरी स्तंभ लेख था। कौन सा था? भीतरी स्तंभ लेख था। इस भीतरी स्तंभ लेख से हमें हूण आक्रमण की सबसे पहले जानकारी मिलती है। दूसरा गलत है। भारत में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। करेक्ट है। बुर्ज होम कश्मीर से गर्त वाले आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहां से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। करेक्ट है। तो पहला तीसरा चौथा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत था। पहला तीसरा चौथा सी वाले पे कहेंगे करेक्ट है। ऋग्वेदिक देवता है एक तरफ और एक तरफ उनका संबंध है। किस ऋग्वेदिक देवता का संबंध किससे है? जैसे इंद्र की बात की जाए, इंद्र का संबंध युद्ध का देवता था, वर्षा के देवता के जाने जाते थे। मरुत की बात किया तो आंधी तूफान के देवता के रूप में जाना जाता है। अश्विन की बात किया है विपत्तियों को हराने वाला देवता था, और उषा की बात किया तो प्रगति और उत्थान की देवी माना जाता था। याद रखा है। तो इंद्र को युद्ध का नेता, वर्षा का देवता, मरुत को आंधी तूफान का देवता, अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता, और आपके उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और विकल्प में सिकंदर का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था बात की आ रही है, तो सिकंदर कहेंगे अरस्तु का शिष्य था। किसका था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। उसने भारत विजय का अभियान कब किया था? तो आप कहेंगे 326 ईसा पूर्व में किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अरस्तु का शिष्य था, 326 ईसा पूर्व में इसने भारत का जो है अभियान किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। जैसे अभिकथन कहता है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बिल्कुल बात ठीक कहते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके पीछे का कारण है सांस्कृतिक साहित्य विकास का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। कारण कहता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए गए थे। तो ऑप्शन कहेंगे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों को गुप्त काल में नहीं किया गया था, बल्कि कुषाण काल में किया गया था। किसमें? कुषाण काल में प्रयोग किया गया था। हालांकि गुप्त काल में भी सोने के सिक्के मिलते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलते हैं जितनी मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में देखने को मिलते हैं। केवल पहला सही है, मतलब ए सही है, आर ऑप्शन यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था। भाई नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? तो आप सभी को पता होगा विश्व प्रसिद्ध जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस विनाश का कारण मुस्लिम तुर्क आक्रमण था। कौन सा था? मुस्लिम तुर्क उस समय का आक्रमण था, जो कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। तो ऑप्शन डी रहेगा, इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम तुर्क के आक्रमण 1193 में बख्तियार खिलजी के शासनकाल में यहाँ पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय पर आग लगाकर नष्ट कर दिया गया था। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण का काल सामान्य तौर पर क्या है? चीनी यात्री था इत्सिंग, इसने बिहार का भ्रमण कब किया है? 670 से लेके 700 ईसा पूर्व के दौरान इसके द्वारा जो है बिहार का भ्रमण किया गया है, और यह बिहार में लगभग सुमात्रा होते हुए चीन वापस भी लौट गया था। तो आपको देखना है इत्सिंग बिहार में आया था, चीनी यात्री था, 670 से 700 ईसा पूर्व के दौरान। अंकोर वाट का मंदिर समूह का निर्माण कहाँ किया गया है? अंकोर वाट समूह का निर्माण जो है आपके कंबोडिया में किया गया है। कंबोडिया में अंकोर वाट के जो मंदिर है वह आपके 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है करवाया गया था। 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। उस समय कंबोडिया को कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। इस नाम से कंपूचिया के नाम से जो है जाना जाता था, और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। सूर्यवर्मन
द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण जो है करवाया गया था। इन्होंने अपनी राजधानी अंगोकर, उस समय कहते थे उसको, वहां कराया था। और यह विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। किस शैली में बना है यह भी याद रखना है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में जो है बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह का इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। चोल शासकों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को यहाँ पर जीता था। किसने जीता था? चोल शासकों की बात की जा रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य पर उन्होंने चढ़ाई की थी, वहां के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। दूसरा है कि चोलों ने पांडव और चेर शासकों को भी पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही। आप कहेंगे सी वाला रहेगा, एक और दो, दोनों ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों को सिंहासन रूढ़ के होने पर एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन बैठा? आप कहेंगे सबसे पहले रकनुद्दीन फिरोज बैठे थे। कौन कहते थे? रकनुद्दीन फिरोज बैठे थे। और इनका काल जो है रकनुद्दीन फिरोज का 1236 ईस्वी में रहा है और इनका बहुत छोटा शासनकाल रहा था। इसके बाद आपके नसरुद्दीन महमूद बैठे थे। नसरुद्दीन महमूद का काल 1200 रजिया सुल्तान बैठी ना, रजिया सुल्तान। रकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान बैठी है। रजिया सुल्तान का काल 1236 से लेके 1240 रहा है। इसके बाद मुजुद्दीन मसूद शाह बैठे। मुजुद्दीन मसूद शाह का जो शासनकाल है 1242 से लेके 1246 रहा है। फिर नसरुद्दीन महमूद का काल 1246 से लेके 1266 रहा है। तो इस तरीके से आपका सी वाला पहले आ जाएगा, फिर ए ऑप्शन आ जाएगा, फिर अंतिम में आपका बी, फिर डी आ जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आला और उदल का संबंध किस वंश के शासकों से है? आला और उदल की बात की जा रही है। चंदेल वंश के शासकों से इनका जो है आला उदल का संबंध है। और ये चंदेल शासक परमरदेव या परमर्दी देव के शासनकाल के सेना नायक थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसने? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। तो गुलरुखी उपनाम से कविता भी आपकी सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने नहीं बल्कि सिकंदर लोदी के द्वारा ही ये भी व्यक्ति आपका गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राग गोविंद के रचनाकार कौन है? राग गोविंद के रचनाकार की बात किया है तो मीराबाई को राग गोविंद के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित शब्द के आधार पर देना है। अकबर ने दीन ए इलाही को किस वर्ष प्रारंभ करवाया था? 1582 में। अकबर के द्वारा 1582 में दीन ए इलाही की शुरुआत जो है करवाई थी, जिसे तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही भी कहा जाता है। अगर कभी ये भी ऑप्शन आए तो एक ही चीज है। अगर कभी आ जाए कि तौहीद ए इलाही किसे कहा जाता है तो आपके दीन ए इलाही को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसके शासन में हिजड़ों एवं महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व रहा है? हिजड़ों और महिलाओं के प्रभुत्व का जो आपका जो प्रभुत्व है वो आपके मोहम्मद शाह के शासनकाल में रहा है 1719 से लेके 1748 के बीच में। 1719 से 48 के बीच में हिजड़ों एवं महिलाओं का जो है शासनकाल एकदम प्रभुत्व जो है रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जैसे अभिकथन और कारण में अभिकथन कहता है भारत सरकार के द्वारा ब्रिटेन को भुगतान किए गए होम चार्जेज औपनिवेशिक आर्थिक निकास का प्रमुख घटक थे। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि होम चार्जेस में ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, ब्रिटेन में किए गए सामग्रीकरण पर ब्याज, इंडिया ऑफिस पर होने वाले खर्च इत्यादि शामिल किए जाते थे और भारत को कोई उत्पादक मूल्य से वापस नहीं मिला था। तो ऑप्शन कारण दोनों सही है तो आप कहेंगे ए आर दोनों करते हैं और आर ए की व्याख्या भी सही यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के औद्योगिकीकरण का प्रत्यक्ष कारण नहीं था? औद्योगिकीकरण का प्रत्यक्ष कारण नहीं रहा है। तो भेदभावपूर्ण टैरिफ नीतियां जिसके तहत ब्रिटिश मशीनों से बने माल को कम शुल्क पर भारत में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ब्रिटेन में भारत से प्रवेश करने वाले मालों पर भारी शुल्क लगाया जाता था। ये तो औद्योगिकीकरण का एक कारण रहा है। रियासतों की विलय और भारतीय शासकों की घटती शक्ति के परिणाम स्वरूप राजसी कुलीन वर्ग का संरक्षण जो है समाप्त हो गया था। ये भी ऑप्शन करेक्ट सही है।
तीसरा कहता है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जिसने बंगाल में भू राजस्व को स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया था। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे क्वेश्चन सही, मतलब ऑप्शन सही है, लेकिन यह क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से गलत है, क्योंकि बी औद्योगिकरण की यहां पर बात नहीं हो रही है। पुंटिंग आउट प्रणाली में व्यवधान के माध्यम से कारीगरों द्वारा की जाने वाले उत्पादन के संगठनात्मक ढांचे का नष्ट हो जाना, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी औद्योगिकरण के बारे में ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत था। जैनमी व्यवस्था मुख्य रूप से किस विद्रोह से संबंधित है? तो जैनमी विद्रोह की व्यवस्था की बात किया है, आपके मोपला विद्रोह से संबंधित है। मोपला विद्रोह जो है आपके मालाबार त्रावणकोर में हुई थी, तरीके से केरल राज्य में आपकी जैनमी व्यवस्था देखने को जो है मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में रेटिंग की अवधारणा का अर्थ क्या होता है? औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में रैक की रेटिंग की अवधारणा का संदर्भ क्या है? जमींदारों द्वारा रैयत मतलब कि किसानों से बहुत ज्यादा किराया वसूलना, जो अक्सर जमीन की अधिकतम वहन क्षमता के बराबर होता था। तो बी ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पे कि जमींदारों के द्वारा बहुत ज्यादा किराया वसूला करते थे और यह किसानों की जमीन की अधिकतम वहन क्षमता के बराबर होता था। इसे रैक रेटिंग के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए किसकी बात कर रही है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। स्थायी बंदोबस्त के विपरीत रैयतवाड़ी राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था, आमतौर पर 20 से 30 साल में। इससे सरकार के राजस्व की मांग बढ़ने की अनुमति जो है मिल जाती थी। बिल्कुल सही बात है, जब किसी चीज को आप बार बार क्या करोगे, संशोधन करोगे, तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरा कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत रैयत जो किसान थे तब तक जमीन का मालिक बना माना जाता था जब तक राजस्व का भुगतान करता रहता था। यह व्यवस्था जमींदारी क्षेत्रों की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। बिल्कुल करेक्ट है। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था में सूत्रधार थॉमस मुनरो को उद्देश्य एक मध्यस्थ जमींदार वर्ग के उदय के विरुद्ध छोटे किसान जमींदारों की रक्षा करना था। ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे 1 2 3 सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की मशहूर टिप्पणी क्या थी? एक चेरी एक दिन मेरे मुंह में आ गिरेगी। किस रियासत के बारे में है? अवध की रियासत के बारे में थी। याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी, क्योंकि 1856 में कुशासन के आरोप में अवध को जो है मिला लिया गया था। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से रियायतें दी गई थी। तो गांधी इरविन समझौते में कौन सी रियायतें दी गई थी? सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये रियायत नहीं थी। दमनकारी अध्यादेशों की वापसी, हाँ ये रियायत थी। पूर्ण स्वराज्य की तत्काल स्वीकृति, ये भी रियायत नहीं थी। समुद्र तट पर नमक निर्माण की अनुमति देना, ये भी आपकी क्या थी? आपकी रियायत थी। तो सब दमनकारी अध्यादेशों की वापसी, समुद्र तट पर नमक निर्माण की अनुमति देना गांधी इरविन समझौते में देखने को मिला है। आप कहेंगे दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, जबकि पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए क्रांतिकारी प्रतिरोध से जुड़े घटनाएं हैं, उनके एक व्यवस्थित क्रम में क्रम बताना है, कौन सा सही है? जैसे सबसे पहले क्या आएगा? पुणे में डब्ल्यूसी रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। क्या ये सही है? आप कहेंगे हाँ, यह 1897 में की गई थी। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। इसके बाद आपका आएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में की गई। भगत सिंह की असेंबली बम फटना और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस का हो जाना, ये आपका कब था? असेंबली बम की बात किया तो यह 1929 की घटना है, और लाहौर षड्यंत्र केस की बात किया 1929 से 31 की घटना है। एक तरीके सबसे लास्ट में ही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पी आर क्यू और एस रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, पी आर क्यू एस, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ स्तंभ प्रत्येक किसान आंदोलन घटना का मिलान करना है, निर्माण आर्थिक तंत्र एवं विशिष्ट उनकी मांगों से संबंधित है। चलिए तो यहाँ पर एक तरफ स्तंभ एक स्तंभ दो आते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। यह घटना है 3 कठिया प्रथा का उन्मूलन, किसानों की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की जबरन को खेती से संबंधित, तो आप कहेंगे दूसरे से मिलाएंगे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, बॉम्बे राजस्व संहिता के अंतर्गत जब फसल की पैदावार 25% से कम हो जाती तो राजस्व में छूट मिल सके, आपके तीसरे से मिलाएंगे। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था, बटाईदार द्वारा फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखने की मांग थी, और यह मौजूदा 1/1 अनुपात के बंटवारे के साथ, पहले से मिला देंगे। और एक आंदोलन 1921 में हुआ था, किराए का भुगतान केवल आधिकारिक रूप से दर्ज करो, बेगार बिना वेतन जबरदस्ती कराया गया श्रम और अवैध उपकरों से इनकार। तो आपका इस तरीके से थोड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे देखना है। ए वाला दूसरे से मिलाएंगे, बी वाला तीसरे से मिलाएंगे, सी वाला पहले से मिलाएंगे, चौथा वाला चौथे से ही मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गदर पार्टी 1915 के विद्रोह के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप पर आपको मल्टीपल तो कोर्सेज मिल जाते हैं, कोर्सेज की आपको मल्टीपल पीडीएफ मिल जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है ऑनलाइन माध्यम से लगाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको करंट अफेयर्स की यहाँ पर जो है क्लासेस मिल जाती हैं, जो कि यूट्यूब चैनल पर भी चलती हैं और आपके ऐप पर भी मिल जाती है, तो आप आराम से देख सकते हो। गदर पार्टी के 1915 के विद्रोह के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बात की जा रही है। पंजाब में गदर पार्टी 1915 का सशस्त्र विद्रोह का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि यह विद्रोह इसलिए विफल रहा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नरमपंथी नेताओं के दबाव में आकर अंतिम समय पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। नहीं, ये गलत है। तो यहां पर कहेंगे आपका केवल जो है विद्रोह की विफलता का वास्तविक कारण यह था, ब्रिटिश जासूसों ने इस आंदोलन में घुसपैठ कर ली थी और अधिकारियों को सूचना इसके अंदर के बारे में दे दी थी। तो ये कारण विफलता का रहा था। केवल ए ऑप्शन सही है, आर गलत है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है औपनिवेशिक आर्थिक निकास की राष्ट्रवादी आलोचना में वाणिज्यिक निकास और राजनीतिक निकास के बीच अंतर क्या किया गया था। विकल्प राजनीतिक विकास की सही पहचान बताइए। तो यहां पर होम चार्जेस और ब्रिटिश सिविल मिलिट्री कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन जिनका खर्च भारतीय राजस्व से उठाया जाता था, ये औपनिवेशिक आर्थिक निकास की सबसे ज्यादा, मतलब कि धन निकासी की सबसे ज्यादा ये आपके लिए जाना जाता है कि भाई इसी पर ब्याज की दरें ली जाती थी, ब्रिटिश की सिविल चार्जेस ली जाते थे, होम चार्जेस, मिलिट्री कर्मचारी, सभी तनख्वाह, पेंशन सब भारतीय राजस्व खर्च से ही उठाए जाते थे। ये सबसे बड़ी कहानी थी। एक आंदोलन या एकता आंदोलन के बारे में कथनों पर विचार करना है, कौन सा करेक्ट है। आंदोलन कांग्रेस और खिलाफत दोनों संगठनों ने काफी हद तक स्वतंत्र होकर संचालित किया हुआ था, जिससे किसानों की स्वायत्ता, उग्रवादी चेतना का पता चला। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। इसके नेतृत्व के आधार में निम्न जाति के किसान भी शामिल थे, जैसे कि मदारी पासी के नेतृत्व में पासी समुदाय इसमें शामिल हो गया था। करेक्ट है। इसकी मांगों में केवल सरकारी अभिलेखों में दर्ज दरों पर ही लगान भुगतान करना, बेगान प्रथा को समाप्त करने से संबंधित था। करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन आपके एक आंदोलन संबंधित हैं, आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक तरफ स्तंभ एक है, स्तंभ दो है, कौन सा ऑप्शन कैसे मिला है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए की बात की जाए, एचआरए जो है आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए काकोरी ट्रेन डकैती 1925 को अंजाम दिया था। तीसरे से मिला देंगे। गदर पार्टी की अगर हम बात की जाए तो गदर पार्टी में सांस्कृतिकों में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में पंजाबी प्रवासियों के द्वारा स्थापित की गई थी। पहले से मिला देंगे। अनुशीलन समिति की अगर बात की जाए, अनुशीलन समिति जो थी आपके बंगाल स्थित संगठन 1900 के दशक के शुरुआती दौर में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र थी। चौथी से मिला देंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एचएसआरए की बात किया, किसकी, एचएसआरए की। 1928 में भगत सिंह के वैचारिक प्रभाव के तहत इसके नाम सोशलिस्ट जो है जोड़ दिया गया था। दूसरे से मिला देंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तीसरा वाला से मिलाएंगे, गदर पार्टी एक से मिलाएंगे, अनुशीलन समिति 4 से मिलाएंगे और आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पासिंग 2 से मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरह से बताया है। इतिहासकार उसके द्वारा विवरण, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। मतलब कई इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को अलग अलग एंगल से बता दिया है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है इसकी बात की जा रही है। तो वीडी सावरकर ने कहा है भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एस एन सेन ने कहा है ना तो पूरी तरह सिपाहियों का विद्रोह था और ना ही कोई राष्ट्रवादी युद्ध, बल्कि शिकायतों का नतीजा था। करेक्ट है। आरसी मजूमदार ने क्या कहा है, आम मजदूरों के द्वारा व्यक्त की राष्ट्रवादी भावना की सच्ची अभिव्यक्ति। तो क्या सही है, आप में गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है आरसी मजूमदार ने कि यह मशहूर तरीके से तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का युद्ध नहीं बल्कि राष्ट्रवादी चरित्र की कमी थी। वे राष्ट्रवादी व्याख्या को लेकर काफी संशय में थे। यह बात सीधे तौर पर आपके आरसी मजूमदार के बारे में कही गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला कहेंगे गलत है। जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांतिकारी क्षमता वाला जन आंदोलन था। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर भी सही है। आपका ऑप्शन ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 3 प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। 3 प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में कौन सा करेक्ट है। चंपारण, खेड़ा और भारत में गांधी के शुरुआती दौर के सत्याग्रह थे। चंपारण जो खेड़ा थे किसमें, भारत में गांधी जी की शुरुआती के सत्याग्रह थे। जबकि तेभागा किसान सभा के तत्वाधान में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया एक संघर्ष था। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। तेभागा आंदोलन की मांग थी कि मौजूदा समान 1/1 हिस्सेदारी के अनुपात को बदलकर बटाईदार के पक्ष में 2/1 अनुपात में लागू किया जाए। ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका को निभाया था। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है, तो आप रहेंगे 1 2 3, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रोप्लाज्मा के संबंध पर कथनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही है। माइक्रोप्लाज्मा के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद साइंस के क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके ज्योग्राफी के भी आएंगे, है ना, पॉलिटी के आएंगे। तो इस तरीके से माइक्रोप्लाज्मा के कथन के बारे में कौन सा सही है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, सही है। इसमें पेडनोग्लाइनकस से बनी कोशिका भित्ति होती है। आप कहेंगे ये ऑप्शन गलत है, यह बहुरूपी होती है। माइक्रोप्लाज्मा कैसे माइक्रोप्लाज्मा बहुरूपी होती है, करेक्ट है। यह उन एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी होते हैं जो कोशिका भित्ति के संश्लेषण को लक्षित करती है, करेक्ट है। तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है, तो आप ऑप्शन कहेंगे पहला, तीसरा, सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ पाचक एंजाइम स्रोत है, दूसरी तरफ उनका स्रोत अंग है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। पेप्सिनोजेन की बात की जाए आपके पेट की मुख्य कोशिकाओं से संबंधित होता है। एमाइलेज की बात की जाए तो लार ग्रंथियों संबंधित होता है। ट्रिप्सिनोजेन की बात की जाए ये अग्नाशय से संबंधित है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की जाए पेट की पेरिटल ऑक्सीटेंसिक कोशिकाओं से संबंधित होता है। आपका ऑप्शन कहेंगे ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, ए वाला बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आता है, रंध्रों किसका है, रंध्रों के संबंध में विचार करना है। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, तो रंध्रों के बारे में विचार कर लेते हैं, कौन सा सही है। स्टोमेटा केवल पौधों की पत्तियों में ही पाए जाते हैं। स्टोमेटा केवल पौधों की पत्तियों पाए जाते हैं, ये गलत होता है। मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन यह तनों में भी, हरे हवाई हिस्सों में भी जो है, युवा में भी पाए जाते हैं, पहला गलत हो जाता है। पूरी तरह पानी में डूबे हुए जलीय पौधों हाइड्रोफाइट्स में आमतौर पर स्टोमेटा नहीं होते। नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक कह जा रही है कि पूरी तरह से पानी में डूबे हुए जलीय पौधे जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स में आमतौर पर स्टोमेटा नहीं होते हैं। पानी की कमी के दौरान गार्ड सेल्स साइटोकाइनिन बनाते हैं जो पानी के नुकसान को कम करने के लिए स्टोमेटा को तेजी से बंद करने में मदद करते हैं। तो आपका ऑप्शन ये भी गलत है, दूसरा सही है केवल, पहला और तीसरा गलत है। आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा विकल्प मानव शरीर के जोड़ों ज्वाइंट्स का सही वर्गीकरण करते हैं। मानव शरीर के ज्वाइंट्स के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे कलाई की हड्डियों के बीच का जोड़ ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, जो कलाई की हड्डियों के ज्वाइंट होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। केवल बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हड्डियों के, गर्दन की हड्डियों के बीच का जोड़ क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। खोपड़ी के बीच का जोड़ क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। और हाथ के ऊपर की हड्डी के कंधे के बीच का जोड़ क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली वाली साइड टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, तो यहां पर मैंने इसीलिए आपसे कमेंट करके पूछा है। तो कलाई की हड्डियों के बीच के ज्वाइंट को हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा रास्ता पाल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब कि फेफड़ों में रक्त परिसंचरण के क्रम में सही ढंग से बताता है, तो आप कहेंगे दायां निलय, फुसफुसी धमनी, फेफड़े, फुसफुसी शिराएं और बाया अलिन। ये ऑप्शन जो है आपका जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, फेफड़ों में जो रक्त का परिसंचरण होता है इस तरीके से होता है, दायां निलय, फुसफुसी धमनी, फेफड़े, फुसफुसी शिराएं और बाया अलिन के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रकाश श्वसन को एक व्यर्थ प्रक्रिया माना जाता है। प्रकाश श्वसन को क्या माना जाता है, एक व्यर्थ प्रक्रिया माना जाता है, करेक्ट है। कारण है कि इसके कारण एटीपी या शर्करा के संश्लेषण के बिना ही CO2 मुक्त होती है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीका वायरस। जीका वायरस और चिकुनगुनिया वायरस तेजी से फैलने के कारण वैश्विक स्वास्थ्य जगत का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इनमें से कौन सा वाहक मुख्य रूप से मनुष्यों में इन दोनों वायरल बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, तो आप कहेंगे दोनों कौन सा कारण है, एडीज इजिप्टी मच्छर। कौन सा है, एडीज इजिप्टी मच्छर है जो होता है वो जीका वायरस और चिकुनगुनिया वायरस दोनों ही विश्व स्वास्थ्य के लिए समस्या बनते नजर आ रहे हैं, दोनों वायरल बीमारियों का फैलाने के लिए जिम्मेदार है। इसे एडीज इजिप्टी मच्छर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एबिसिक अम्ल एबिसिक एसिड ABA के बारे में कथन का पहचान करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एबिसिक एसिड के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यह इसे तनाव हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है जिसे एबिसिक एसिड कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रंध्रों के खुलने को बढ़ावा देता है, नहीं गलत है, रंध्रों के खुलने को बढ़ावा नहीं देता, बीजों में प्रसुप्ति उत्पन्न करता है, सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर एबिसिक एसिड के बारे में गलत है, तनाव हार्मोन्स के रूप में से जो है जाना जाता है। लिम्फ जैसे लसिका के बारे में बताना है, कितने कथन सही हैं। लिम्फ लसिका के बारे में एक रंगहीन द्रव होता है, तो आपको पता होगा लिम्फ एक रंगहीन द्रव है जिसे विशेष प्रकार पर लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो कैसा है, एक रंगहीन द्रव होता है।
तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या पूछा है, कितने कथन गलत है ना, तो ये तो ऑप्शन सही लिखा है। दूसरा कहता है इसमें आरबीसी और प्लेट्स नहीं होते, ये भी सही लिखा है। ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है, ये भी करेक्ट है। और यह आंत से अवशोषित वसा का परिवहन करता है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ कोई भी गलत नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। कौन से, डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ मस्तिष्क के भाग हैं, दूसरी तरफ उसका कार्य है। एक तरफ मस्तिष्क के भाग में किस कार्य के लिए जाना जाता है, जैसे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ताप नियंत्रण, भूख प्यास कब लगती है, कब खाना चाहिए, हाइपोथैलेमस बताता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला जो होता है ऑब्लोंगाटा जिसे कहते हैं, यह जो है हृदय संबंधी प्रतिवर्तों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। पॉन्स, पॉन्स जो होता है सेरेब्रम, सेरेबेलम के बीच संकेतों को पहुंचाने के लिए जाना जाता है। और सेरेबेलम की बात करें तो ऐच्छिक गतिविधियों को समन्वय करने के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ एंटीबॉडी के प्रकार है और उसकी विशेषता, एक तरफ एंटीबॉडी और किस विशेषता के लिए जानी जाती है। जैसे आईजीएम की बात की जाए, नए संक्रमण के दौरान सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी को आईजीएम कहते हैं। आईजीजी किसे कहते हैं, रक्त में सबसे अधिक पाया जाता है आईजीजी। आईजीई किसे कहते हैं, तो एलर्जी वाली प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करता है। और आईजीए किसे कहते हैं, तो लार एवं आंसू जैसे स्रावों में उपस्थित होता है, जिसे आईजीए कहा जाता है। तो एंटीबॉडी क्या है और किस विस्कार की विशेषता के लिए जाने जाता है, यहाँ पर इसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जैसे बात की जाए सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, जैसे एसएनएस कहते हैं, शरीर को लड़ो या उड़ो स्थिति के लिए तैयार करता है, बिल्कुल ठीक है। जो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र होता है, जो आपकी एसएनएस होता है, शरीर को लड़ो या उठो स्थिति के लिए तैयार करता है। कारण है कि यह हृदय गति को बढ़ाता है, पुतलियों को फैलाता है, पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। तो आप कहेंगे कारण भी सही है, कथन भी सही है, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही की जा रही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक अल्फा कण में होते हैं, एक अल्फा कण में क्या होते हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, बोर मॉडल के अनुसार, किसकी बात की जा रही है, बोर मॉडल के जो अनुसार बात की जा रही है कि कितने ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो बोर मॉडल में कहता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, ये भी बात सही है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, भाई ये गलत लिखा है ना। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह विशिष्ट ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कौन सा सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कौन सा करेक्ट है। जब पर्याप्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, भाई गलत है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, यह प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ठीक बात है। और दहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए, इनमें से उदासीन अभिक्रियाएं कौन सी हैं। भाई इन अभिक्रियाओं में कौन सी उदासीन अभिक्रियाएं हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। तो बात की जाए आपका NaOH प्लस HCl, HCI, NaCl, NaCI प्लस H2O, क्या सही है, आप कहेंगे बिल्कुल उदासीन है। Na2CO3 प्लस 2HCI, 2NaCI प्लस H2O प्लस CO2, ये भी उदासीन अभिक्रिया है। NaHCO3 प्लस HCI, NaCI प्लस H2O प्लस CO2, ये भी उदासीन प्रक्रिया है। और Zn प्लस 2N, नहीं ये नहीं है। तो केवल आपकी पहला, दूसरी, तीसरी उदासीन अभिक्रिया है, आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उदासीनी अभिक्रिया के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें कोई अम्ल क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपका देखो सब में जल है लेकिन इसमें कहीं भी आपका नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.01 m NaOH विलयन का POH क्या हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर बात की जा रही है, तो आप कह देंगे यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, 2 POH हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साबुनों के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भाई साबुन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, इसकी बात की जा रही है। साबुन संबंधी श्रृंखला वाली पेटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, क्या ये सही है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। साबुन लंबी श्रृंखला वाली फैटी एसिड के सोडियम पोटेशियम होते हैं। दूसरा कहता है वे मिसेल निर्माण के द्वारा कार्य करते हैं।
ये भी सही है। कठोर जल में प्रभावी होते नहीं, जलरागी भाग के तेल बूंदों में घुल जाते नहीं। केवल पहला दूसरा सही है, यहाँ पर तीसरा चौथा ऑप्शन आपके साबुनों के बारे में गलत था। बहुलक पॉलीमर का उसके व्यापारिक नाम उपयोग के साथ मिलान करना है। बहुलक पॉलीमर का उसके व्यापारिक नाम उपयोग के बारे में क्या करना है, विचार करना है। जैसे पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की बात की जाए, आपके किससे, ट्रेफ्लॉन से संबंधित है। पॉलीमिथाइल मेथिलेट की बात की जाए, आपके प्लेक्सीग्लास से संबंधित है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बात की जाए, आपके चिपकाने वाले पदार्थों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक संबंधित है। और बूना एस की बात की जाए, संश्लेषित रबड़ से संबंधित है। नाम में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप भी पढ़ते चलिएगा यार, इतना भी आप भी पढ़े लिखे हो, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड हाइड्रोजन बनाती है। कौन सी धातु है, आप कहेंगे मैग्नीशियम धातु जो होती है वो आपके भाप के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम और हाइड्रोजन जो है बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण आता है, इनमें से अभिकथन कहता है किसी वस्तु में त्वरण हो सकता है भले ही उसकी चाल स्थिर हो। क्या ये सही है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, किसी वस्तु में त्वरण हो सकता है भले ही उसकी चाल स्थिर हो। कारण है कि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है ना कि चाल की, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ए रहेगा। ए आर दोनों सही, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड के बाद वह फेंकने वाले के हाथ में वापस आ जाती है। उसके द्वारा प्राप्त जो अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है, आप कहेंगे 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर अधिकतम ऊंचाई के रूप में इसको देखा जाएगा। 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पिंड समान गतिज ऊर्जा के साथ गति कर रहे हैं, उनके संवेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहां पर जो है 1:2 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, एक ब्लॉक पर एक खुरदरे झुके हुए तल के नीचे की ओर खिसकता है, इनमें से कौन सा कथन सही है। एक ब्लॉक एक खुरदरे झुके हुए तल के नीचे खिसकता है, इनमें से कौन सा कथन सही है, आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, सही है। अभिलंबित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, करेक्ट है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, सही है। कुल यांत्रिक ऊर्जा कम हो जाती है, आप कहेंगे करेक्ट है। तो 1 2 3 4 सभी ऑप्शन करेक्ट है, आप कहेंगे डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एक ब्लॉक एक खुरदरे झुके हुए तल के नीचे अगर खिसकता है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होगा धनात्मक हो जाएगा, अविलंब द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा और कुल यांत्रिक ऊर्जा कम हो जाती है, याद रखना है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जब आपकी यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होगी तभी समझ में आ पाएगा। हम यहाँ पर समझाने बैठे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन करा रहा है वैसे आपको। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के दौरान गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, आप कहेंगे -400 जे हो जाएगा, है ना। तो -400 जे हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता के संबंध में कौन सा कथन सही है। टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता के बारे में बात की जा रही है, एक तरंगदैर्घ्य के बढ़ने पर घटती है। क्या होती है, एक तरंगदैर्घ्य के बढ़ने पर घटती है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक उत्तल लेंस में फोकस पर रखी गई वस्तु की छवि बनती है। एक उत्तल लेंस है, फोकस पर अगर वस्तु रखी जाती है तो अनंत पर कैसे होती है, अनंत पर वास्तविक एवं उल्टी दिखती है या उल्टी हो जाती है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि की गति के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। ध्वनि की गति के बारे में तापमान के साथ बढ़ती है, सही है। स्थिर तापमान पर यह दाब से स्वतंत्र हो जाती है, करेक्ट है। आर्द्रता के साथ यह बढ़ती है, करेक्ट है। किसी यांत्रिक तरंग का वेग उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है परंतु उसकी जड़त्व पर निर्भर, अरे भाई गलत है, उसकी जड़त्व पर भी यह निर्भर करता है, तो ऑप्शन कहेंगे हम डी वाला गलत है, जबकि ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति ने देखा कि बारिश के तुरंत बाद सड़क पर छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन गए। कुछ घंटों के बाद धूप निकलने के बाद छोटे गड्ढों का पानी पहले सूख गया जबकि बड़े गड्ढों के पानी देर तक बने रहे। इस अवलोकन के संदर्भ में विचार कौन सा ऑप्शन सही है। तो छोटे गड्ढों में पानी का सतह क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात अधिक होने से वाष्पीकरण अपेक्षाकृत तेज हो जाता है, बिल्कुल बात ठीक की जा रही है। केवल सूर्य का ताप ही वाष्पीकरण की दर निर्धारित करता है, केवल सूर्य का ताप ही दर निर्धारित करता है, ये गलत हो जाएगा। हवा की गति भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है, आपका ऑप्शन कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहां से हो जाएगा, बी ऑप्शन कहेंगे करेक्ट है, जबकि ऑप्शन आपका यहां पर दूसरा वाला गलत है, केवल सूर्य का ताप ही, ये गलत है। यहां सूर्य और गति या ऐसा होता है सामान्यतः सूर्य का ताप, तो अब आपका ऑप्शन सही रहता है। चलिए अभिकथन और कारण आता है, और अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे अभिकथन कहता है, एक गतिशील लिफ्ट में जो स्थिर त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल उतना ही होता है जितना कि स्थिर लिफ्ट में होता है।
सही है, आप कहेंगे गलत है, अलग अलग होगा। कारण कहता है आवर्तकाल केवल लंबाई और जी गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है, एक समान रूप से गतिमान फ्रेम में जी अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, तो ए असत्य है, किंतु आर ऑप्शन यहां पर सही है, कहेंगे डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि तुषार क्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अपक्षय के वर्गीकृत में की जाती है। क्या कही जा रही है कि तुषार क्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अपक्षय के अंतर्गत की या अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। आप कहेंगे भौतिक अपक्षय के अंतर्गत की जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन से? भौतिक अपक्षय के अंतर्गत जो है की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर आता है अभिकथन और कारण है, और अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। अभिकथन कारण कहता है कि द्वितीयक भूकंपी लहरें प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। कैसी हैं? द्वितीयक भूकंपी तरंगें हैं, लहरें हैं, प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करती हैं। बिल्कुल सही है। दोनों ही माध्यम की प्रकृति बदलने पर परावर्तन एवं अपवर्तन प्रदर्शित करती हैं, ये भी करेक्ट है। तो द्वितीयक भूकंपी लहरें प्रकाश तरंगों के समान व्यवहार करेंगी और दोनों ही माध्यम की प्रकृति बदलने पर परावर्तन और अपवर्तन प्रदर्शित करेंगी। दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन करेंगे हम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के संबंध में विचार कीजिए। अब देखो ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन आता है कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्तार के सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है। कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड एक ही भूखंड पैंजिया के रूप में जुड़े थे। कार्बोनिफेरस काल चल रहा था, उस समय जितने भी ये भूखंड था तब एक ही काल में जुड़े थे, जिसे पैंजिया जो है कहा जाता था। और उसके चारों ओर जो पानी फैला था उसे पैंथालासा, पैंजिया के चारों स्थित महासागर था। तो ये क्या था? ये पैंथालासा था, रखना है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। टेथिस सागर पैंजिया के बाहर स्थित था। भाई उस समय टेथिस सागर थोड़ी ना था, तो आप कहेंगे तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड आपस में जुड़े थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारत हो, सभी जुड़कर पैंजिया कहलाते थे। और पैंजिया के चारों ओर जो पानी फैला था उसे महासागर के रूप में पैंथालासा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में साक्षरता दर की गणना न्यूनतम आयु कितनी मानी जाती है। 7 वर्ष की कम से कम आयु को माना जाता है। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन। एक तरफ पहाड़ी पर्वत है, दूसरी तरफ राज्य है। कौन सा पहाड़ी पर्वत किस राज्य से संबंधित है? जैसे बटेश्वर पहाड़ी की बात किया बिहार राज्य में है, बेलारी श्रृंखला की बात किया कर्नाटक राज्य में है, चिन्ह श्रृंखला की बात किया मणिपुर राज्य में है आपकी यहाँ पर, और घोसी पहाड़ी की बात किया हरियाणा राज्य में स्थित है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बटेश्वर पहाड़ी की बात किया है आप कहेंगे बिहार में है, बेलारी पहाड़ी कर्नाटक में है, चिन्ह श्रृंखला मणिपुर में है। फिर उसके बाद आपकी बात की जाए अगर घोसी पहाड़ी की तो आप कहेंगे हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सभी मिला दिए हैं, याद रखना है, ढंग से याद रखो, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हिमालयी नदियों के संबंध में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किसके बारे में? हिमालयी नदियों के बारे में विचार करना है। हिमालयी नदियों को जल वर्षा के साथ हिम के रूप में भी प्राप्त होता है। हिमालय की नदियां वर्षा से प्राप्त करती हैं और हिम से प्राप्त करती, करेक्ट है। ये नदियां प्रौढ़ावस्था में पहुंच गई। अरे भाई प्रौढ़ावस्था में नहीं पहुंचे, प्रौढ़ावस्था में तो दक्षिण भारत की नदियां पहुंच चुकी हैं। हिमालय की नदियां सामान्यतः पूर्ववर्ती और अनुवर्ती है, बिल्कुल बात ठीक है। हिमालयी नदियां विसर्प बनाती हैं, मार्ग बदलती रहती हैं, इस तरीके से विसर्प भी बना लेती हैं, वो झील भी बना लेती हैं, मार्ग बदलती रहती है, करेक्ट है। तो 1, 3, 4 सही है, आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में दूसरा स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है। तो वन आवरण में सर्वाधिक दूसरा स्थान वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। अब पहले स्थान पर कौन है, कोई बता सकता है क्या? तो कमेंट करके बताइए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो आई थी जिसमें क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में पहला स्थान किस राज्य का है? अगर कोई बता सकता है तो बताइए, नहीं तो फिर हम बताएं। तो भाई मत सुन लिए, मध्य प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है, दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। और ये क्रम आपको तीनों ही रख लेने हैं। पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण में से कौन से हैं? आप कहेंगे वॉसेज पर्वत, फिर इसके बाद आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, फिर आपके पास सॉल्ट रेंज पर्वत। यूराल पर्वत और एंडीज पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो 1, 2, 3 रहेंगे। आप कहेंगे ए ऑप्शन ब्लॉक पर्वत के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। एक व्यक्ति जो जर्मनी से पोलैंड जाना चाहता है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय रेखा को पार करेगा? भाई जर्मनी से पोलैंड जाना है तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा पार होगी इससे? आप कहेंगे ऑर्डर नीचे रेखा। कैसी है? ऑर्डर नीचे रेखा है। यह ऑर्डर नीचे रेखा जो होती है वो आपकी जर्मनी और पोलैंड के मध्य में खींची गई है, इसीलिए इसको ऑर्डर नीचे रेखा पार करना पड़ेगी।
निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अग्लुहास जलधारा। अग्लुहास जलधारा कैसी है? हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। इंपोर्टेंट रखना है। अब ये इंपोर्टेंट याद नहीं रखना है, मैप रख के बैठ जाओ, मैप रख के जितनी भी धाराएं हैं सभी याद कर डालो, क्योंकि ठंडी गर्म सब याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चनों की बात किया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनिवार्य वर्तमान निर्देशों के अनुसार जनमत गणना के दौरान वीवीपीएटी पर्चियों का ठीक कितना अनुपात ईवीएम की गणना से अनिवार्य रूप से मिलाया जाना चाहिए? तो आप कहेंगे प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड में ठीक 5 यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्र का मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाइयों के लिए कौन सी भाषा संवैधानिक रूप से अनिवार्य बताई गई है? तो आप कहेंगे केवल अंग्रेजी बताई गई है। जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना कर दे तब तक अंग्रेजी भाषा में ही उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों को किया जाता है। संसद अगर चाहे तो और भी विधि बनाकर भाषा को जोड़ सकती है। भारत में मतदान के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन करेक्ट है? किसके बारे में? भारत में मतदान के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। अनुच्छेद 19(1) के क्लोज 1 में तहत अभिव्यक्ति के तहत एक रूप में गारंटीकृत मौलिक अधिकार आता है। क्या ये सही है? भाई मतदान का अधिकार इसमें आप कहेंगे गलत है। एक अनुच्छेद 326 में व्युत्पन्न संवैधानिक अधिकार है जो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव में प्रावधान करता है। बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। निम्न भारत की संविधान सभा में कामकाज के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत की संविधान सभा में कामकाज के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? बाकी है जब भी संविधान सभा एक संप्रभु विधायी निकाय के रूप में सामान्य कानून बनाने के लिए मिलती थी तो सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करती थी। क्या ये सही है? भाई हरदम कर देते थे, तो ये तो आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना। ये तो कंडीशन रख दी गई। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। बिल्कुल बात ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। संविधान सभा निम्नलिखित नीति प्रमुख समितियों में से किसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी? तो प्रांतीय संविधान समिति। किसकी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा प्रस्तावना का सर्वाधिक सटीक विधिक विवरण है? संविधान की प्रस्तावना का सर्वाधिक सटीक विवरण किसमें है अगर बात की जा रही है? तो आप कहेंगे यह संविधान का एक हिस्सा है प्रस्तावना, लेकिन अन्य हिस्सों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। यह विधायी का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। ऑप्शन कहेंगे सी वाला यहाँ पर करेक्ट है ना। जो प्रस्तावना है वह संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन हिस्सों से सभी स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। विधायिका पर इससे कोई प्रतिबंध जो है नहीं लगाया जाता है। इसमें संशोधन कर देगी, मौलिक अधिकार में संशोधन करेगी, लेकिन अगर गलत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको कैंसिल कर भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 91 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक ऐसे छोटे भारतीय राज्य पर विचार करें जिसकी विधानसभा में ठीक 40 सदस्य हैं। इस राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? सीधी सी बात ये कही जा रही है कि 91वें संविधान संशोधन में पता होगा आप लोग कहा गया है कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या आपकी कितनी 15% से अधिक नहीं होगी। अब किसी राज्य में 40 सदस्यों की आपकी क्या है विधानसभा है, तो उसमें न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? तब आप कहेंगे उसमें न्यूनतम संख्या 12 हो जाएगी। रखना है सी ऑप्शन करेक्ट है। कितना? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के भारत की पहली व्यापक ग्रामीण विकास पहल के रूप में शुरू किया गया था। इसका प्रशासनिक ढांचा दर्शन के शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से सीधे तौर पर प्रेरित है। आप कहेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट से प्रेरित है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट से प्रेरित है। आपका 1948 में अमेरिकी टाउन प्लानर अल्बर्ट मेयर के द्वारा यहाँ पर जो है शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी वाला यहाँ करेक्ट है। लोकसभा अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है। आम चुनावों से पहले राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दी जाती है। मौजूदा मंत्रिपरिषद की तत्काल संवैधानिक स्थिति क्या होती है? तो आप कहेंगे वो है होती है वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते रहेंगे जब तक कोई नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता है। तब तक जो होता है कौन? मंत्रिपरिषद तत्काल संवैधानिक स्थिति पर बने रहते हैं। ठीक है, तो जब तक कोई भी राष्ट्रपति सलाह देते रहेंगे जब तक अपने पद पर कोई नया मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अत्यंत शक्तिशाली कैबिनेट समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नहीं की जाती है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? अत्यंत शक्तिशाली कैबिनेट समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई यदि नाममात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से तेजी से बढ़ती है तो इसका अर्थ क्या होगा। यदि नाममात्र की जीडीपी है और वास्तविक जीडीपी से बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, बढ़ते मूल्य पर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन देखने को मिलने लगेगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। आप कहेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। कौन सी पांचवी पंचवर्षीय की योजना शुरुआत किया गया था। अल्प रोजगार के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अल्प रोजगार के बारे में बात करना है, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर अत्यधिक योग्य होता है ना, वर्तमान नौकरी के लिए यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान नौकरी के लिए अत्यधिक होता है, ओवर क्वालिफाइड होता है तो उसे अल्प रोजगार कहते हैं। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कम घंटे काम करता है तो उसे अल्प रोजगार कहते हैं। यह भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का एक प्रमुख मुद्दा है, इसे अल्प रोजगार कहते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किसके बारे में बात की जा रही है, एसएलआर के बारे में। बैंकों को एसएलआर सिर्फ नगद रूप में रखना, अरे भाई एसएलआर नगद नहीं, नगद में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी होता है। सिर्फ नगद में क्या रखे जाते हैं, सिर्फ नगद में सीआरआर को रखा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो को। गलत हो गया। एसएलआर को सोना, नगद और सरकार द्वारा मंजूर की गई प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है, करेक्ट है। एसएलआर बनाने में कॉमर्शियल लोन देने के लिए बैंकों के पास उपवन जो फंड है वो कम हो जाता है, करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या आता है, बात की जाए कि सिटी इकोनॉमिक रीजन क्या है, सिटी इकोनॉमिक रीजन के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए बात की जाए सिटी इकोनॉमिक रीजन के बारे में, तो इसका उद्देश्य टीयर 2 टीयर 3 शहरों को विकास केंद्र के ग्रोथ के रूप में विकसित करना है, करेक्ट बात की जा रही है। 5 वर्षों की अवधि के प्रति सीईआर 5000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई, करेक्ट बात है। नई फंडिंग को चैलेंज बोर्ड के माध्यम से लागू किया गया है, जिसमें सुधार सह परिणाम आधारित वित्त पोषण तंत्र शामिल है, करेक्ट है। तो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आप कहेंगे डी वाला करेक्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में उजागर किए गए जनसांख्यिकी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ पर विचार कीजिए। अब क्या विचार करना है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। विचार किया जाए तो विचार करें वर्ष 2019 से 23 की अवधि के लिए बिहार में महिलाओं की जन्म की जो जीवन प्रत्याशा है 69.7 वर्ष रही है, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.9% से अधिक है। बिल्कुल बात ठीक है। 2009 से 2013 की आधार रेखा जो बेसलाइन के मुकाबले मूल्यांकन किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा में दीर्घकालिक वृद्धि शहरी में दर्ज की गई है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद तुलनात्मक समय सीमा 2009 से 13, 2019 से 23 के दौरान पुरुषों की जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा वृद्धि से अधिक रही, नहीं रही, गलत है। बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में मजबूत वृद्धि को दर्शाते हुए बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2017-2023 के बीच 12 अंकों की गिरावट के साथ 23 पर पहुंच गई, करेक्ट है। तो यहां पर 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन कहेंगे बी वाला यहां पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्त वर्ष 2026-27 के मौजूदा कीमतों पर बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना हो चुका है। तो आप कहेंगे 13.09 लाख करोड़ हो चुका है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। राज्य घरेलू उत्पाद बिहार का यहाँ पर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संशोधित स्टार्टअप फ्रेमवर्क पहचान फ्रेमवर्क सूची 1 है और उससे संस्था का श्रेणी का मिलान करना है, कौन सा करेक्ट है। नियमित स्टार्टअप की बात की जाए, नियमित स्टार्टअप कैसे संबंधित है, तो कंपनी के गठन से लेकर 10 वर्ष तक की समय सीमा और 200 करोड़ रुपए तक की बढ़ी हुई टर्नओवर से संबंधित है, तो आप कहेंगे चौथा वाला यहाँ पर सही है। डीप टेक स्टार्टअप की बात की जाए तो यहाँ पर निगमन से लेकर 20 वर्ष तक आयु की सीमा 300 करोड़ तक की टर्नओवर की सीमा पहला सही है। इसके बाद सहकारी समितियों की बात की जाए तो विशेष रूप से कृषि ग्रामीण विकास संबंध क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है, दूसरे से मिलाएंगे। विभाजित पुनर्गठित व्यवसाय की बात की जाए तो पारिस्थितिक तंत्र की प्रोत्साहनों और लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मान्यता से वंचित किया गया है, तीसरे से मिला दीजिए। ऑप्शन आपके यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत सरकार के द्वारा घोषित समर्पित दुर्लभ मुद्रा गलियारों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2026-27 में 4 महत्वपूर्ण तटीय राज्यों उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा में इन एकीकृत औद्योगिक गलियारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है ना। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, गोवा को इस विशेष हिस्सा में शामिल नहीं किया गया।
इसके बाद आता है इन गलियारों को मुख्य रूप से कच्चा माल मोनाजाइट युक्त समुद्री रेत है जो कि न्यूडीमियम थोरियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को निकालने के लिए आवश्यक है। करेक्ट है। यह पहले स्पष्ट रूप से अपस्ट्रीम खनन जैसे कच्चे माल के उत्पादन के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 7,280 करोड़ रुपए की स्टैंडर्ड दुर्लभ मुद्रा स्थायी चुंबक निर्माण योजना के डाउन स्ट्रीम चरण में शुरुआत की गई है, जोड़ती है। करेक्ट है। दूसरा और तीसरा सही है। तो पूछा था कितने कथन, तो 2 कथन कहेंगे सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहां पर गलत था। भारत में कपड़ा एवं परिधान सेक्टर के इस ढांचे और आर्थिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन यहां पर सही है? तो यहां पर बात की जा रही है कौन से ऑप्शन कथन सही है। तो यहां पर बात की जाए तो कपड़ा उद्योग औद्योगिक उत्पादन की स्थापना का काम करता है जो देश की कुल विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित जीवीए में लगभग 11% का योगदान देता है। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक इकोनॉमिक स्केल पर पूरा सेक्टर भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5% से अधिक हिस्सा सीधे तौर पर नहीं है। तो 5% हिस्सा नहीं है बल्कि 2% का हिस्सा है। तो यहां पर गलत है। भारत खुद को दुनिया के 6वें सबसे बड़ा कपड़ा और प्रधान निर्यातक के रूप में स्थापित किया है। करेक्ट है। इस सेक्टर में कुल उत्पादन क्षमता लगभग 80% हिस्सा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों का शामिल किया गया है। करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही था। तो आप कहेंगे 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन यहां पर गलत है। बिहार में अंग्रेजी व्यापार के विकास के संदर्भ को किसने अंग्रेजों को प्रेरित किया? बिहार में अंग्रेजी व्यापार के विकास के लिए किसने अंग्रेजों को प्रेरित जो है किया हुआ था? आप कहेंगे डचों के व्यापारिक सफलता ने प्रेरित किया था। डच यहां पर सफल हुए तो अंग्रेज भी यहां पर आने लगे थे। निम्नलिखित कथनों पर नवाब है उनके शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आई? तो आप कहेंगे शुजाउद्दीन का शासनकाल रहा है। शुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 से लेके आपका 1739 तक रहा है। इसके बाद सिराजुद्दौला का शासनकाल रहा है। सिराजुद्दौला का 1756 से लेकर 1757 रहा है। इसके बाद मीर कासिम का टाइम पीरियड रहा है। मीर कासिम का टाइम पीरियड की बात किया है 1760 से लेकर 1763 रहा है। फिर नजमुद्दौला का अंतिम में रहा है 1765 से लेकर 1766 तक। तो इस टाइप में आप कहोगे 3, 2, 4, 1 सही है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों के बारे में विचार कीजिए। बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की गतिविधियों के बारे में विचार करना है। डेनिश कंपनी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पटना सिटी में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। करेक्ट है। अंग्रेजों को बिहार व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1861 मिली। 1861 में नहीं मिली थी बल्कि 1661 में नहीं बल्कि 1620 में ही मिल गई थी। तो आप कहेंगे दूसरा वाला गलत है। पटना में प्रथम व्यवस्थित व्यापारिक कोठी की डचों ने स्थापना की थी। करेक्ट है। पहला और तीसरा यहां पर सही है जबकि दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। सी ऑप्शन पर कहेंगे पहला तीसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार की जाए भोजपुरी का क्रमबद्ध साहित्यिक इतिहास का उपलब्ध नहीं है। क्रमबद्ध साहित्यिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, सही कह रहा है। भोजपुरी साहित्य मुख्यतः लोकगीतों और लोक कथाओं की मौखिक परंपरा पर आधारित है, ये भी करेक्ट है। भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध रचना गौतम महाकाव्य है। तो गौतम महाकाव्य की बात की है तो ये नहीं है। भिखारी ठाकुर की कौन सी रचना है? विदेशिया है। कौन सी है? विदेशिया है। तो आप कहेंगे तीसरा गलत है। विदेशिया भोजपुरी साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय कृति है। करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में उर्दू पत्रिका के संदर्भ पर विचार करें कौन सा करेक्ट है। किसके बारे में कर रहा है? बिहार में उर्दू पत्रिका के बारे में सही कौन सा है? बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नरुल अनवार आरा से प्रकाशित किया गया था। करेक्ट बात है। बिहार का पहला उर्दू दैनिक पत्र 1876 में पटना से प्रकाशित किया गया था। 1876 में पटना से प्रकाशित नहीं हुआ था। उस समय उर्दू साप्ताहिक एवं अन्य पत्र में निकलते थे। यह आपका कथन जो है गलत है। नई किरण नामक साहित्यिक पत्रिका 1948 में दरभंगा से प्रारंभ हुई थी, सही है। वर्तमान समय में कौमी तनीहीज बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय उर्दू समाचार पत्र है। करेक्ट है। सॉरी, 1, 3, 4 सही है। आप कहेंगे ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोरारजी देसाई ने किसके नेतृत्व में नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया? मोरारजी देसाई ने किसके नेतृत्व में नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया है? आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया हुआ था गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को एक सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना कब घटित की गई थी? जैसे सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो आप कहेंगे यह आपके सन 2006 में सुझाव दिया गया था। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो एक्ट है वो कब आया था? तो आप कहेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो है आपके
2014 में या 2010 में, 2010 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2010 में पारित हुआ था। इसके बाद आपकी बात किया है तो नए नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, और नए पाठ्यक्रम को प्रारंभ जो है कब किया गया था? 2014 में पाठ्यक्रम को लाया गया था। इसके बाद यूनेस्को के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2016 में। तो 2006, 2010, 2014, 2016। ठीक है, चलिए बात की जाए, एक तरफ तीर्थ स्थान है, दूसरी तरफ संज्ञान है। कौन सा तीर्थ स्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? पार्श्वनाथ की बात की जाए सर्प संबंधित रहा है, आदिनाथ की बात की जाए वृषभ संबंधित है, अजित नाथ की बात की जाए हाथी संबंधित है, महावीर स्वामी से सिंह संबंधित है, ध्यान रखना है ना। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा सही? सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हालांकि मिला दिए हैं। बिहार में सूफी परंपरा के संदर्भ में कितने कथन सही हैं? बिहार में सूफी परंपरा के बारे में कितने कथन सही हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके देंगे। इसमें से 3 ऑप्शन है, तीनों में कितने ऑप्शन करेक्ट हैं? देखो पक्का स्क्रीन पुश करो और इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। तो नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा को भंग करने की बजाय सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि विधानसभा अस्तित्व में थी पर उसकी शक्तियां निलंबित कर दी गई थी। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? सोमेश्वर सुरेडी का निर्माण तृतीय काल में हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। त्रिवेणी नहर से भिकना कोठोरी दर्रे तक सोमेश्वर सुरेडी का विस्तार है, ये भी करेक्ट है। संतपुर के निकट स्थित चोटी रामनगर दून की सर्वोच्च चोटी है, करेक्ट है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन सही है, हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसकी बात की जा रही है? बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण। बिहार की अक्षांशीय स्थिति इसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदान करती है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया से आने वाली शीतकालीन शीत हवाओं को पूर्णतः अवरुद्ध कर देती है, गलत ऑप्शन लिखा है ये। बंगाल की खाड़ी से दूरी वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन कहेंगे सही रहेगा, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में नार्वेस्टर एवं कालवैसाखी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नार्वेस्टर और कालवैसाखी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पूर्व मानसूनी वर्षा कराती हैं, जिसे नार्वेस्टर और कालवैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ पर बिहार में 5 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का प्रतिशत NFHS 5 की तुलना में NFS 6 में बड़ा है, बड़ा नहीं है बल्कि घटा है, तो पहला गलत हो गया। बिहार में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत NFHS 5 की तुलना में NFS 6 में घटा है, तो घटा नहीं है बल्कि बड़ा है, तो ऑप्शन दूसरा भी गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दोनों ऑप्शन गलत है। बिहार बजट 2026-27 के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? वर्ष 2026-27 में पहली बार बजट 3.50 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया हुआ है, तो आपका ऑप्शन कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर बजट ने 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ना कि 3 करोड़ 50 का, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। यह बजट अनुमान पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए अधिक रहा है, हाँ बिल्कुल बात ठीक है। पूर्व वित्त वर्ष की कुल व्यय बजट का अनुमान लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपए था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। अच्छा, बजट कितना था इस वर्ष का, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3,43,589.76 करोड़ रुपए को यहाँ पर बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में सिंचित क्षेत्र के संदर्भ पर विचार करें, तो और विचार क्या करेंगे देख लेंगे। यहाँ पर राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र 67 लाख हेक्टेयर से अधिक है, कितना? 67 लाख हेक्टेयर से अधिक है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? रोहतास राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला है, ये भी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। बिहार में फसल सघनता 1.44 है, बिहार में सकल सघनता की बात किया है, फसल सघनता 1.44 नहीं है, 1.52 है ना, तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्त वर्ष निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार की जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिहार एक पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व आने के बाद प्रथम राज्यपाल जेम्स डेविड सिम्पटन थे, क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कि सर मॉरिस गार्नियर हैलेट का कार्यकाल भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने के बाद प्रारंभ हुआ था, तो 1915 से 1916 के अंतर्गत रहा था, आप कहेंगे ऑप्शन गलत है। जयराम दास दौलत राम स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल के रूप में जाने गए हैं, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पटना
पटना उच्च न्यायालय के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। पटना उच्च न्यायालय के बारे में विचार क्या करना है, विचार करना है इसका गठन 1917 में हुआ था, तो पटना उच्च न्यायालय का गठन 1917 में नहीं हुआ था, याद रखना है। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, आप कहेंगे 1916 में हुआ था, 1915 के अधिनियम के द्वारा, तो गलत हो गया। दूसरा कहता है इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1915 के अंतर्गत किया गया था, आप कहेंगे बिल्कुल बात यहां पर ऑप्शन सही है। इसके प्रथम न्यायाधीश जो हैं सर एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम्स थे, आप कहेंगे करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहां पर भी सही है, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजन में पारंपरिक समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे जानकी मेला नहीं, सबसे पहले पितृपक्ष मेल का लगाएगा, नहीं पैसे पहले मंदार के मेला लगेगा। कौन सा, मंदार का मेला लगेगा। मंदार के मेला 14 जनवरी को लगता है। मंदार की मेला कब लगता है, 14 जनवरी को लगता है। इसके बाद जानकी मेला लगेगा। जानकी जो मेला है आपका मार्च से अप्रैल के महीने के बीच में लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है। इसके बाद आपका सौराठ का मेला लगेगा। सौराठ के मेला मई एवं जून के महीने में लगाया जाता है। फिर पितृपक्ष का मेला लगता है और पितृपक्ष का मेला सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगता है। तो इस तरीके से जनवरी, मार्च अप्रैल, मई जून, सितंबर अक्टूबर। तो आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा, ए सही हो जाएगा। 4 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अनुसार दलों की उनकी सीट संख्या अवरोही क्रम में अधिक से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दलों की सीटों के अवरोही क्रम में बताना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है आपकी AIMIM की बात की तो 5 सीटें थी, INC की बात की 6 सीटें रही हैं, RLM की 4 सीटें थी, CPI MLL की 2 सीटें थी। तो आप इन क्रम में याद कर लीजिएगा। हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है। 21वां सदस्य यूरोजोन का कौन सा बना हुआ है, आप कहेंगे बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना हुआ है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत के जननांकिकी संक्रमण के संदर्भ में NFH 6 के आंकड़ों के अनुसार कितने कथन यहाँ पर असत्य हैं, गलत ऑप्शन कौन सा है। भारत की कुल प्रजनन दर TRF 2.1 प्रतिस्थापन स्तर पर तक पहुंच गई है, तो आप कहेंगे 2.1 प्रतिस्थापन पर नहीं पहुंची बल्कि 2.0 पर आ गई है ना, 2.0 पर आ चुकी है, तो पहला गलत है। भारत में गर्भ निरोधक प्रसार दर जो है NFH 5 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है, करेक्ट है। तो केवल यहां पर दूसरा सही है, पहला गलत है। जो गलत है वही बताना है, आप कहेंगे ए ऑप्शन गलत है। भारत ने किस देश में रेबीज के प्रकोप से निपटने की मदद के लिए वहां रेबीज वैक्सीन को भेजा हुआ है, तिमोर लेस्टे। भारत ने रेबीज के मदद करने के लिए रेबीज वैक्सीन को भेजा है, भारत के द्वारा तिमोर लेस्टे देश को जो है भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसके मुख्य पुल की लंबाई जो है कितनी है, मुख्य पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर बताई जा रही है, आपका ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदती है तो 1 लाख रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाएगी, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा कथन कहता है कि सरकार ने लक्ष्य रखा है 2030 तक राज्य में रजिस्टर्ड होने वाले कुल वाहनों में 30% EV होने चाहिए, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कार्गो की 3 व्हीलर की खरीद पर सामान्य श्रेणी को 50,000 रुपए और SC ST वर्ग के लिए बात की जा रही है कि यहाँ पर 60,000 रुपए तक की सब्सिडी यहाँ पर जो है दी जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन से कहेंगे, ये भी करेक्ट है। कितने कथन सही है इसकी बात की जा रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है तीनों कथन सही है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव में मोबाइल ऐप से ई-वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। बिहार राज्य, इतना क्या सोचना है, बिहार राज्य ने ऐसा कारनामा किया हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में क्रियान्वित की जा रही कुटीर ज्योति सौर ऊर्जा पहल के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल बात ठीक है। योजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति एवं अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की 100% लागत राज्य सरकार वहन कर रही है, करेक्ट है। ग्रामीण स्तर पर इन सौर उपकरणों के संचालन और प्राथमिक रखरखाव के लिए जीविका समूह की महिलाओं को शामिल किया गया है, करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन आपके सौर ऊर्जा पहल के वाले में बिहार में सही है, आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाए। कौन सा, डी ऑप्शन सही है। ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है। ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार राज्य का देश का पांचवा राज्य बना हुआ है, पांचवा। इससे पहले कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे केरलम ने जो है अपना लिया है। केरलम के बाद बात किया तमिलनाडु भी अपना चुका है। तमिलनाडु के बाद आपका उत्तर प्रदेश भी अपना चुका है। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात राज्य भी अपना चुका था। और अब आपका 5वें नंबर कौन सा है, बिहार राज्य जो है बन चुका है, बिहार राज्य बन चुका है, तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण शिक्षा के संबंध में NFS 6 के निष्कर्षों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राज्य में बाल विवाह जो चाइल्ड मैरिज है उसमें कमी दर्ज की गई है, सही लिखा है। महिलाओं की डिजिटल पहुंच विशेषकर इंटरनेट के उपयोग के लिए सुधार हुआ है, ये भी करेक्ट है। महिलाओं की पारिवारिक निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट आई, नहीं गिरावट नहीं है, ये बढ़ोतरी हुई है, तो ऑप्शन ही गलत लिखा है। लड़कियों को शैक्षणिक स्थिति में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। भारत में EFTA कौन सा है, भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। विकसित यूरोपीय देशों के साथ भारत का पहला EFTA निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कौन सा देश शामिल नहीं है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे यहां पर जो है आपका आइसलैंड शामिल है, नॉर्वे शामिल है, स्वीडन शामिल है, जबकि लिंकस्टेन शामिल यहां पर नहीं है, तो आपका ऑप्शन कहेंगे दूसरा वाला यहां पर गलत है, ऑप्शन पे टिक लाएंगे, डी ऑप्शन पर सही। IUCN द्वारा भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई है, कहां पर है, तो IUCN के द्वारा भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई है और यह आपके पाकी की खाड़ी में स्थित है, कहां पर, पाकी की खाड़ी में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट। भारत और किस संगठन की नौसेनाओं के बीच में ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत संयुक्त अभ्यास किया गया है, तो भारत एवं यूरोपीय यूनियन की सेनाओं के बीच में यह अभ्यास को किया गया था। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसके बाद गुजरात और तमिलनाडु का है, तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। भारत ने 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात का लक्ष्य रखा हुआ है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहां पर आपकी बात की जा रही है बड़े राज्यों में बात की जाए तो महाराष्ट्र ने नाम नहीं रखा है, बल्कि इसमें कौन सा है, तमिलनाडु राज्य का नाम है, तो इसमें है तमिलनाडु राज्य है बड़े राज्यों में, और इसके बाद आपका गुजरात का स्थान आता है। ठीक है, तो पहला गलत था, दूसरा तो ऑप्शन यहां पर सही है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला 3 वर्षीय रोलिंग बजट को पेश किया हुआ है। रोलिंग बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य, जिसने 3 वर्ष के लिए रोलिंग बजट पेश किया है। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी हाल ही में भारत का पहला उभयचर ड्रोन विकसित किया, इसका नाम क्या है, तो अवतार नाम से है, याद रखना है कौन सा है, अवतार नाम से विकसित किया हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए किस रेजिमेंट का गठन किया गया है, शक्ति बाण नाम से, शक्ति बाण नाम से ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए शक्ति बाण रेजिमेंट का गठन जो है किया गया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMBVRY का कुल बजट परिव्यय जो है कितना बताया जा रहा है, तब ऑप्शन कहेंगे आप जो है 99,446 करोड़ रुपए को बताया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है, तो आप कहेंगे जननी नाम से, किस नाम से, जननी नाम से जो है लॉन्च यहां पर किया गया है। हाल ही में भारत ने हाल ही में अपना पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कहां पर किए हैं, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में किए थे, थुथुकुडी में, तमिलनाडु के थुथुकुडी में हाल ही में पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए जो है हस्ताक्षर भारत सरकार के द्वारा किए गए। अभ्यास प्रगति 2026 है, अभ्यास प्रगति 2026 क्या है, आप कहेंगे आतंकवाद विरोधी जंगल युद्ध पर केंद्रित बहुपक्षीय थल सेना अभ्यास है, जिसे अभ्यास प्रगति 2026 के नाम से जानते हैं। वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका नाम वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते FTA के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह भारतीय निर्यात के लिए 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है, करेक्ट है। इसमें 20 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश का वादा किया गया है, करेक्ट है। डेयरी कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को उदारीकरण से बाहर रखा गया है, करेक्ट है। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन पर कहेंगे सही है। अनुसंधान विकास नवाचार RDI योजना के लिए 6 वर्षों की अवधि के लिए कुल कितना कॉर्पस निर्धारित किया गया है, तो आप कहेंगे 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है कॉर्पस निर्धारित को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने किस वर्ष तक निर्धारित विद्युत शक्ति क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त लक्ष्य जून जुलाई 2025 में ही हासिल कर लिया था, तो आप कहेंगे 2030 तक के लक्ष्य को 2025 में ही प्राप्त जो है कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किस मिशन की घोषणा की थी, उच्च अधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन की, किसमें उच्च अधिकार प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा को किया था। भारतीय रेलवे के द्वारा अगस्त 2025 में सभी यात्री सेवाओं को एकीकृत करने, वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, रेल वन ऐप से, किस नाम से, रेल वन ऐप से। अब रेल वन ऐप
आइट्स या IRCTC का सभी ऐपों में का एक ही ऐप रेल वन ऐप कर दिया गया, जिसमें सभी चीजें इंटीग्रेशन जो है कर दी गई है। पिछले एक दशक में भारतीय खिलौना उद्योग में हुई क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों के संबंध पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत विदेशी खिलौना के लिए 52% आयात की जो है गिरावट दर्ज की गई है। करेक्ट है। इस सामान्य अवधि के दौरान भारत से वैश्विक बाजारों में खिलौना निर्यात 239% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। करेक्ट है। सरकार की इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और नेशनल टॉय एक्शन प्लान जैसी नीतियां चला रही है। करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे, तीन ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी परिवर्तन समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आप कहेंगे जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर को जो है बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक 2025 के दौरान कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाते हुए भारत किस पहली स्वदेशी तकनीक को आधिकारिक रूप से लॉन्च जो है किया गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है AI आधारित चावल छटाई तकनीक से जो है लॉन्च किया गया है। 140वां क्वेश्चन आता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GGI 2025 में भारत दुनिया के स्थान पर पहुंच चुका है? भारत दुनिया में 38वें स्थान पर पहुंच चुका है, रखना है। चीनी की कीमत 20%। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके मैथ सीसेट से संबंधित है और सीसेट वाले सर जो है आपके अलग से एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपके जो है 25-25 या 30-30 क्वेश्चनों को लिया जा रहा है। तो यहां पर आप लोग उससे जुड़े रहिएगा और बने रहेगा। साथ में अब एक चीज और भी है, फुल टेस्ट आपके लिमिटेड बाद आते हैं। जैसे आपका जो फुल टेस्ट आता है वो 3 दिन में या 2 दिन में एक बार आता है। आप चाहो तो इसका एडुटेरिया का जो फॉर्मेट है वो आप चेक कर सकते हो, हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। बाकी की हम ये सोच रहे हैं जो फुल टेस्ट लग रहे हैं, फुल टेस्ट के साथ साथ हम किसी कोचिंग का और चला सकते हैं। हम दृष्टि का सोच रहे हैं, दृष्टि कोचिंग का जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे और टेस्ट नंबर हमारे पास अभी तक आपके 20 टेस्ट आ चुके हैं। तो 1 से लेके 20 टेस्ट सोच रहे हैं कि डेली आपके जो है उसको भी स्टार्ट कर दें। तो आप दोनों टेस्ट लगाते चलोगे, एक तो आप सेक्शनल वाइज भी लगाते चलोगे दृष्टि के और एडुटेरिया के, आप जो है फुल टेस्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें आपके प्रॉपर काम करें। आप लोग चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे चीज अंदर से पता चलेगी कि हमने तो बोल दिया कि आप लोग इससे जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते हो। तो जरूर कमेंट करके बताना है, जिससे हमें चीजों को पता चल पाए। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।